साथियों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, एक संगठनात्मक बैठक के में संबोधित कर रहे हैं। उसके तत्काल बाद वो यहाँ आप लोगों से मुखातिब होंगे। उन्होंने आदेशित किया है कि हम लोग अपनी पत्रकार वार्ता जारी रखें और उस बीच आकर वो भी लोकसभा चुनाव के संदर्भित विषय पर आपसे बात करें। साथियों, उत्तर प्रदेश की रज को अपनी मस्तक पर लगाकर हम अभिभूत होते हैं। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अपितु उत्तर प्रदेश में भारत मां की अस्मिता और भूभागीय अखंडता के लिए बलिदान देने वालों का एक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश उन गौरवशाली प्रांतों में से है जिसके वीरों ने न सिर्फ भारत मां की स्वतंत्रता आज़ादी के पहले सुनिश्चित की, अपितु आज़ादी के बाद भी अपने प्राणों को आहूत करके भारत मां की भूभागीय अखंडता और अस्मिता को सुरक्षित रखा। और उसका सबसे बड़ा दायित्व उत्तर प्रदेश पर है। इसलिए मैं कहता हूं कि लखनऊ की जनता ने ये दायित्व अपने कांधे पर लिया था कि वो देश की भूभागीय अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। मैं ये इसलिए कहता हूं कि यहाँ से उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में देश के रक्षा मंत्री को चुनकर भेजा। न सिर्फ देश के रक्षा मंत्री, अपितु देश के प्रधानमंत्री भी इसी प्रांत से आते हैं, जिन दोनों नेता द्वयों पर यह सामूहिक दायित्व था कि वो भारत मां की अस्मिता की रक्षा करें। मगर आज अब ये कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रक्षा मंत्री को हटाइए, रक्षा मंत्री को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए। आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि भारत मां की अस्मिता को जिसने दिया धोखा, उस मोदी सरकार को क्यों दे देश फिर एक मौका। आज ये बड़ा दुख होता है कि उत्तर प्रदेश वो भूमि है, उन वीरों की भूमि है जिन्होंने नीलांबर पीतांबर, जो भाई 1857 की क्रांति में शहीद हुए, से लेकर झांसी की रानी हजरत बेगम महल, मंगल पांडे से लेकर मनोज पांडे तक, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और भारत मां की रक्षा सुरक्षा पर आंच नहीं आने। मगर आज दुर्भाग्य है कि चीन भारत की सीमा में अंदर तक घुसकर बैठा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक। रेजांगला से चांगला तक चीन की सेना बैठी हुई है। हमें इस बात का गौरव हासिल है कि विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भारत के पास है, जिससे भारत मां की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दी जाती। उस दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी के नीचे जो डेप्सांग प्लेन है, उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 13A तक चीन की सीमा नीचे आकर बैठी हुई है। हिंदुस्तान में लद्दाख में 56 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे थे जहां पर भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी, भारत मां की रक्षा के लिए तैनात रहती थी। उन 56 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आज भारत की सेना को चीन की सेना ने जाने से रोक दिया। फिंगर एरिया में नए बफर जोन बना दिए, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, जहां पर हम पेट्रोलिंग किया और वो LAC के हमारे हिस्से में था। वहां पर भारत की सेना आज जा नहीं सकती। वहां कोनचेक स्टैंजी, जो वहां काउंसिलर है, वो कहते हैं कि चीन की सेना इतनी अंदर तक घुस गई कि हमारे जो चरवाहे हैं उनको हमारी ही भूमि पर उनके पशुओं को चराने की अनुमति नहीं दी जाती। आज ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 4 साल पहले हमने देखा जिस प्रकार गलवान में सैनिकों की शहादत हुई थी, जो 6 मई से वो
वो क्रम प्रारंभ होकर 15 जून तक चला था और 15 जून को वहां शहादत हुई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव कहता है कि मैंने सदन में कई बार रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड पर कहा कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, 40-40 किलोमीटर तक घुसकर हमारे नागरिकों का अपहरण कर रही है। ये भी कहा कि पूरा का पूरा गांव बसा लिया गया। मुझे दुख हुआ जब 71 डेज का डोकलाम में स्टैंड ऑफ था। देश को यह बताया गया कि चीन की सेना से डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन सच्चाई है कि 5 मार्च 18 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सदन में इस बात को स्वीकार किया राज्यसभा के कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। आज चाइना ने नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट को साइन किया, भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट कर दिया सीमा को लेकर। इन विषयों पर जब हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता का इतना बयान आता है कि भारत की सरकार निगाहें लगाए हुई है। प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि लाल आंख दिखाना चाहिए, आज चीन की बात करने पर उन लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। चीन ने सिर्फ यही धोखा नहीं दिया, इतना बड़ा इंपोर्ट भारत की सरकार करने लगी $118 बिलियन की। न सिर्फ उसने सरहद की हदें पार की है, व्यापार की भी सारी हदें पार है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना वहां कोई आया है ना घुसा है, और देश के रक्षा मंत्री जो लखनऊ से आते हैं वो दम साधे और वोट सिए बैठे रहते हैं और चीन को क्लीन चिट दिए जाते हैं। 6 अगस्त 2020 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेज डाला था कि यूनिलैटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया। राहुल गांधी जी ने जब उस दस्तावेज को ट्वीट किया तो मोदी सरकार ने डिफेंस से कहकर वो डॉक्यूमेंट हटवा दिया। दूसरा बड़ा कुठाराघात इस देश की सेना के साथ रक्षा मंत्री जी ने किया। अग्निवीर नाम की अग्निपथ नाम की एक योजना लेकर आए, जिसमें 4 साल मात्र 17 से 21 साल के नौजवानों को भर्ती करने की बात कही और 4 साल वो सेवा देंगे। 4 साल की उनकी सेवा में 6 माह उनकी ट्रेनिंग के होंगे। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, हमारे पैरों के तले जमीन खसक जाएगी कि उनके ट्रेनिंग की जो घंटे हैं वो 1440 घंटों की ट्रेनिंग उस 6 माह में, जो साधारण मगर अति विशिष्ट। हमारे जो एनसीसी के कैडेट हैं वो जब सी सर्टिफिकेट की ये ट्रेनिंग करते तो वो ट्रेनिंग 1520 घंटों की होती है। तो रेगुलर सैनिक से तो 1/3 वो ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो हमारे एनसीसी के कैडेट हैं उनसे भी कम ट्रेनिंग लेकर के हमारे अग्निवीर सीमाओं की सुरक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। ये न सिर्फ देश की भूभागीय अखंडता से समझौता है, अपितु उन सैनिकों के जीवन से भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलवाड़। ये तर्क देते थे कि 33 साल से हम लोग इस योजना के लिए प्रतिबद्धता दर्शा रहे और अब लेकर आए। मैं 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिया था ANI को। उस इंटरव्यू को देखिएगा, उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि जल्दी रिटायरमेंट हमारे सैनिकों का न किया जाए। कठिन क्षेत्रों में लड़ते हैं और असमय रिटायर हो जाते हैं, उनको कम पेंशन मिलती है और आगे का गुजारा नहीं कर सकते। दूसरा खुलासा पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने भी अपनी किताब में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब यह अग्निपथ योजना लाई गई थी तो तीनों सेनाएं चौंक गई थी। इसका अर्थ था कि सेना को विश्वास नहीं मिला। उस पुस्तक में नरवणे साहब लिखते हैं कि ये जब योजना लाई गई थी तो मात्र 20,000 रुपए उनकी अग्निवीरों की तनख्वाह निर्धारित की गई थी। सेना के हस्तक्षेप के बाद उसको 30,000 रुपए, 20,000 रुपए करने के बाद अंतर देखिए, 2 तरह के सैनिक बना दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप सेना के अधिकारियों से, सेना के लोगों से बात करिए तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि 4 साली एक नाम अग्निवीरों का दे दिया कि ये 4 साली वाले हैं और ये प्रचलित हो गया। अर्थात 2 कैटेगरी वहां उनकी बना दी गई। वो शहीद हो गए तो शहीदों का दर्जा नहीं मिलेगा, वो रिटायर हो गए तो उनको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी।
उनके कैंटीन, डिपार्टमेंटल स्टोर का सैनिकों के कोई लाभ अग्निवीर को नहीं मिलेगा, उनकी ग्रेजुटी का कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। अर्थात इस देश में ऐसा वातावरण पैदा किया, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से पहले ये स्कीम को लाया गया था, और जब आज ये लागू है, इसलिए रावत है कि सरकार आने के बाद जो सबसे पहला निर्णय लेंगे वो इस स्कीम को खत्म कर देंगे। एक आखिरी कुठाराघात और किया गया। आखिरी कुठाराघात ये किया गया कि 31 मई 2022 के पहले 1.5 लाख युवाओं को सेना में भर्ती किया गया। उनका फिटनेस से लेकर सारी चीजें, उनकी परीक्षा से लेकर सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया। 31 मई 2022 को सेना की वेबसाइट पर उनके नाम डाले। उस परीक्षा के लिए 30 लाख से अधिक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिनसे उनके फॉर्म की फीस के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक वसूले गए। 31 मई 2022 के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा दिया और दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी वो नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर वो सेना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये अग्निपथ योजना लेकर आए थे, अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उद्देश्य वो बता दी कि कितनी देर चल नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है आपसे कि अविनाश पांडे जी भी इसके बाद 10 मिनट, जो साथी मित्रों को कहीं अपनी व्यस्तता है वो इतना कवर करके जाए। अविनाश पांडे जी काम होगा, डिबेट का टाइम हो रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश संकल्प लेता है कि राजनाथ जी की को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए, नरेंद्र मोदी जी को हराइए और जो भारत माँ की भूभागी अखंडता और अस्मिता से समझौता किया है उससे मुक्ति पाइए। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ना अग्निवीर को बर्दाश्त करेगी, ना चीन की सेना जो घुसी हुई है उसको बर्दाश्त करेगी। अब अगर आपके कोई प्रश्न हो तब यही बातें 90% यही बातें कही थी, और उसके बाद आज फिर हम लोग इसी मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें सबका बचा है, तो कॉन्फ्रेंस ही होती रहेगी कि कांग्रेस जाएगी फील्ड में, बताएगी कि ये मंत्री ने ये कब्जा किया है, चीन ने कब्जा करा दिया कर लिया है, और इनको उठना कि तो कॉन्फ्रेंस से माहौल। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, साधुवाद। पार्टी ने और मेरी पार्टी के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए भी आपका पार्टी ने जो प्रवक्ताओं को दायित्व दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से निभाएं। 14 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसका विस्तार अलग था, आज विस्तार इसका अलग है। आज हम स्पेसिफिकली लखनऊ के लोगों से ये आग्रह करने आए, वाराणसी के लोगों से आग्रह करने आए, क्योंकि उस समय हमने इन 1.5 लाख युवाओं का संदर्भ नहीं लिया था। हमने अग्निवीर योजना पर विस्तार से हमने अपने डॉक्यूमेंट में भी दिया है कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया है उनको लेकर। तो हम आज ये आग्रह करने आए लखनऊ और वाराणसी के लोगों से खास करके कि ये जो भूमि है, जो विरासत उत्तर प्रदेश की है, उस विरासत को, उस गौरव को ये खंडित और कलंकित कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके खिलाफ सब लोग खड़े हो जाए। बहुत अच्छा सवाल आपका है। हम अपेक्षा करते हैं कि जो इस प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, आज तो कम्युनिकेशन का युग है। आज ज़्यादातर बात आप देखो कि जो लोग हजार करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहे हैं वेबसाइट को विज्ञापन देने में, वो क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उनका प्रचार, हम भी चाहते हैं कि सच इस निष्पक्ष मीडिया के माध्यम से जनता तक जाए, और ज़्यादा तरीके से अगर आप 5000 लोगों की सभा को भी संबोधित करते हैं तो मीडिया उसको 50 लाख लोगों तक पहुंचाता है। तो हम ये मानते हैं कि जब हम पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हैं तो कम से कम 50 लाख लोगों को संबोधित करते हैं। ये भी एक तरह की बड़ी रैली को एड्रेस करने जैसा है। आज का युग बदल गया है। आपके प्रश्न के लिए बहुत अगर ये केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, वो इंडिया अलायंस के लिए क्या उत्तर प्रदेश में प्रचार करेगी? कहीं से कोई बात हो रही है उनको लेकर? अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना ही बहुत बड़ा प्रचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हो गया। इससे तय हुआ कि आप को दबा नहीं सकते, और जिस मुखरता से अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर आकर बोल रहे हैं, जिस मुखरता से संजय सिंह बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन आकर जिस मुखरता से सरकार के खिलाफ बोलेंगे, वो इस बात का प्रचार है। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे
कि इंडिया गठबंधन दल के सारे बड़े नेता कुछ सामूहिक रैलियां करें, जो कि कल ही वो बाहर आए हैं। हम इस बात से आपकी सहमत हैं। आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कि वो अलग अलग स्थानों पर, जैसे कन्नौज में तो अखिलेश जी भी थे, संजय सिंह जी भी थे, राहुल जी भी थे, जो हमने 2 बड़ी रैलियाँ की। कल राहुल जी ने लखनऊ में कार्यक्रम किया और आगे के कार्यक्रमों का विस्तार सीपी राय साहब भी आपको देंगे, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से। आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और सपा को आतंकियों की चिंता है, भारत की चिंता नहीं। इस पर क्या? आदरणीय आदित्यनाथ जी, सैफुल्ला फारूक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। वो समाज सेवी था, दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काट कर आया, पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग दी। अजहर मसूद का घोषित शिष्य, ये जानने के बाद, जेल से छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, आप कीजिएगा गूगल, घोषित आतंकवादी था, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तालिब हुसैन आतंकवादी, जो मंच पर अमित शाह साहब के गृह मंत्री के खड़ा रहता, जिसको गांव वाले पकड़ते, वो आतंकवादी था। तो जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं वो पाठ न पढ़ाएं। हमने अपने प्राणों की आहुति दी है, हमारे नेताओं ने, देश की एकता और अखंडता के लिए, आज़ादी के पहले भारत को आज़ाद कराने के लिए, और आज़ादी के बाद वो हमको शहादत के हमारे गौरवशाली इतिहास का पाठ है। सब बनारस में केजरीवाल की चुनाव लड़े थे, 2 लाख से अधिक वोट पाए थे, तो क्या इस बार केजरीवाल की और ज्वाइंट रैली कांग्रेस कराएगी बनारस में? देखिए, आज बनारस का मतदाता भी मानस बना चुका है कि जिस प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, उसने महंगे दिन ला दिए। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अब वो भैंस नहीं बिकने दूंगा पर आ गया। जो प्रधानमंत्री कहता था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। मैं एक और बात बताऊँ, वाराणसी में सिर्फ आप लोग प्रधानमंत्री जी के गोद लिए गाँव पर चले जाएंगे। आप ही के बीच से अच्छी पत्रकार महोदया ने बहुत अच्छी स्टोरी की है। उन्होंने बताया है कि कैसे जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वहाँ तिरपाल बांधकर लोग रह रहे हैं। जब वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि इन्होंने आवेदन ही नहीं किया, तो उसने अपनी स्टोरी में 5 आवेदन भी उसके प्रकाशित कर दिए। पीने के पानी के नल लगाए, उन्होंने कहा जब से नल लगाए नल नहीं आते। शौचालय बनाए, उसके दरवाजे आज तक नहीं बनाए, तो सामान स्टोर होता है। तो प्रधानमंत्री के गाँव की ये स्थिति है, तो देश की क्या स्थिति की है? कांग्रेस का काम करके बड़े हुए हैं, आज बीजेपी में शामिल हो गए, कैसे देखते हैं? क्या किसने? किसान आज भाजपा ज्वाइन कर लिया। देखिए, ये सब सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जिनका प्रोफेशन है वो सत्ता के साथ चिपक जाएंगे, जिनका मिशन देश है वो आज प्रतिपक्षी दल जो प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ रहेंगे, मेरी ये मान्यता है। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे मीडिया विभाग के उत्तर प्रदेश का जो काम पूरा कोऑर्डिनेशन समन्वय मीडिया का मदद कर रहे हैं, ऐसे मेरे साथी, मेरे सहकारी भाई अभय दुबे जी, हमारे इंचार्ज चेयरमैन मीडिया डॉक्टर सीपी राय जी, उपस्थित हमारे सभी एआईसीसी के और प्रदेश के सम्मानीय सहयोगी, आदरणीय प्रेस के सभी सम्मानीय साथियों, मुझे आज खुशी हो रही है बतलाते कहते हुए कि इंडिया गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक मजबूत जो चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन घटक दलों में प्रमुख रूप से कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान कांग्रेस, किसान यूनियन, लोक दल, अन्य सभी छोटे बड़े दल मिलाकर करीबन 33 से ज़्यादा दल आज उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का साथ दे रहे हैं। इन गठबंधन के इन सभी घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए आपस में बेहतर समझ बूझ और साथ में रणनीति बनाते समय आपस में चर्चा कर
उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक मजबूत चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन आज जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। मैंने संकल्प लिया था कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदेश के सभी सहकारियों के साथ प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस समन्वय गठबंधन के समन्वय की बैठक हम पूरा करेंगे। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज 61 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन की बहुत ही सफलतम समन्वय बैठकों को पूरा कर आज मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हुआ। आने वाले दिनों में बचे हुए 19 लोकसभा सीटों पर भी हम समन्वय की इसी प्रकार की बैठक कर रहे हैं। इसके चलते जो एक बदलाव का निर्णय लेकर प्रदेश की जनता वर्तमान केंद्र सरकार को जो बदलने का निर्णय ले चुकी है, उसे साकार करने के लिए और उन बहुमत वाले पिछले चुनाव में जैसे 63% मत जो मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़े थे, हालांकि ये सब मत 63% मत अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में बने थे, लेकिन इन 63% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए गठबंधन एक मजबूती के साथ और बेहतर समझबूझ और राजनीतिक रणनीति के तहत एक तगड़ा मुकाबला उन देश की जनता के आशाओं को पूरा करने के लिए ना ही सिर्फ प्रयत्नशील है लेकिन सफल भी हुआ है। पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हुए उसका रुझान स्पष्ट रूप से पूरे देश में देखने मिला। जो रुझान भारी रूप से गठबंधन के साथियों के साथ वो रुझान मजबूती से नजर आता है। और बचे हुए इन 4 चरणों में भी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हम सुसज्जित हैं, आपस में मिलकर तैयार हैं और हर चरण के साथ में ये रुझान और मजबूती के साथ और तेजी के साथ एक आंधी के रूप में पूरे देश में और बढ़ता जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 10,700 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को जिन्हें उन्होंने अपने पैरों से पूरा किया, लाखों हजारों कार्यकर्ताओं देशवासियों के साथ चलकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयत्न किया और विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब इस देश की जनता अनकही आपातकालीन की स्थिति को महसूस कर रही है। देश में रोज के तुगलकी फरमानों के माध्यम से एक प्रकार से तानाशाह सरकार जिस प्रकार से चलती है उस प्रकार से देश की जनता की किसी प्रकार की परेशानी की परवाह न करते हुए सिर्फ मात्र अपने मन की बात कहते हुए देश के मन की बात को बिना सुने समझे जिस प्रकार से मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल रहा है जो कि विफल रहा है। देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हों, चाहे 15 लाख रुपए प्रत्येक खातेदार के खाते में जमा करने की बात हो, चाहे धन जन योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए इस देश की गरीब जनता से वसूले और बैंक में जमा कराए गए, या फिर नोटबंदी के तहत इस देश में की जो सबसे बड़ी ताकत थी उसे लोगों को भ्रमित कर विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल जो माना गया है, जिसे कहते हुए देश को आश्वस्त किया था कि इस देश में ना ही से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश के कीमतें कम हो जाएगी, भाव कम हो जाएंगे, हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल होकर और जब इस चीज़ों का प्रश्न विपक्ष और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी उनसे जो बार बार पूछ रहे हैं, तो इस देश की जनता इस देश को देखकर आश्चर्यचकित है कि माननीय मोदी जी उन प्रश्नों का जवाब देने के बदले इस देश को फिर एक बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इसमें ही बांट कर रखना चाहती है। लेकिन अब इस देश की जनता वास्तविक उन प्रश्नों पर उनका जवाब चाहती है और ये प्रश्न का उत्तर ना पाके उनके असली चेहरे को पहचान कर जहाँ पर चाहे राजनीतिक फंडिंग हो, चाहे इस देश में चल रहा चंद परिवारों के लिए पूरे देश की संपदा भूतल तल और आकाश सब जितनी भी संपदा है जो दोनों हाथों से लूट कर कुछ चंद व्यापारी घरानों को बांटी जा रही है, उन सब का एहसास इस देश की जनता को भली भांति है। इन सब का नतीजा साथियों, इस देश की जनता को जो सबसे बड़ा खतरनाक है वो इस देश के संविधान को बदलने की जो बात है,
जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और देश के सभी शीर्ष बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक सुंदर, बेहतर, विश्व का सबसे लोकप्रिय संविधान के रूप में पेश किया। जिस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जिसकी हम पूरी दुनिया जिसकी गाथा गाती है, वह लोकतंत्र आज खतरे में है। हमारे देश का भाईचारा इन वर्षों में कमजोर हुआ है और एक मजबूत भाईचारे के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के में लोकतंत्र लाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है और गठबंधन इस देश की जनता के साथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली 4 जून दिल्ली में एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनकर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपके कोई प्रश्न हो तो कोई सवाल? अरविंद केजरीवाल भी किसी संयुक्त रैली में उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश के लोकतांत्रिक जीवन काल में कभी संवैधानिक पद पर लोकप्रियता के साथ चुनकर आए हुए संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री को बिना किसी अपराध के साबित हुए, जिस प्रकार जेल की सलाखों के पीछे चाहे हेमंत सोरेन जी हों चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी कानून की चिंता की जो बंद रखा गया था, अभी कल उन्हें इंतरिम जमानत हुई है और उसमें भी कई शर्तें रखी गई। और लोकतंत्र में अगर राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ इस देश के चुनकर आए हुए संवैधानिक पद पर स्थापित मुख्यमंत्रियों के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है तो आप कहाँ अपेक्षा करते हैं कि केजरीवाल जी मंच पर आएंगे? तो जेल के पीछे से कल कर आने वाले समय में जरूर कोशिश होगी कि वो भी मंच पर। दूसर सिंह के ऊपर आरोप तय हुए थे, उसको लेकर आप क्या आगे आ जाइए, सामने बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता इस प्रकार का इस आरोप को सिद्ध करने में आश्चर्य इस चीज का है कि जब इस देश की मातृशक्ति, जिन्होंने इस देश का गौरव पूरे विश्व में खेल और अलग अलग पदक पाकर, स्वर्ण पदक, रजत पदक सब पाकर जो इस देश का गौरव किया, जब वो सड़कों पर ठंडी जाड़ा बरसात में अपनी आबरू का के लिए और उनकी जो मानहानि में जो बेइज्जती हुई उसको लेकर सड़कों पर महीनों तक पड़े नहीं, जिस प्रकार का अत्याचार उनकी आवाज़ों को दबाने का जो प्रयत्न किया गया, उसके आज महीनों बाद आज चार्जशीट शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पर है और इस प्रकार के विशेष रूप से जो विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें पूरे रूप से आरोप ही नहीं लेकिन पूरा बचाने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा और राजनीतिक दल द्वारा की गई, यह सचमुच में चिंतनीय है। और अगर माननीय कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने का जो आदेश दिया उसका स्वागत है। लेकिन 3 चरणों में मैं कह सकता हूं कि अधिकांश सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी हुए। भाजपा प्रत्याशी जगह जगह रैली प्रचार कर रहे हैं, जबकि और पार्टियां रैली या प्रचार में बिल्कुल पीछे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत आपकी धारणा है। मीडिया भले ही उन्हें, मैं आपको बता दूं कि मैं 62-61 सीटों में, आपने भी इतने कैमरे तो लगे हुए हैं, कल सवेरे का अखबार उठा के देख लीजिएगा, टीवी उठा के देख लीजिएगा, इसमें से 2 शब्द भी आता है। तो कृपा करके ऐसा बिल्कुल